So in the previous lecture, we discussed about the fundamental rights of Indian Constitution, and today we will discuss about डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो भैया पिछली वीडियो में हमने बात करी थी फंडामेंटल राइट्स जो एनडीए के पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आज हम बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो भैया ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है क्या? तो भाई जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ ना, तो जो उस समय की हमारी गवर्नमेंट थी, तो उनके लिए ना बहुत डिफ़िकल्ट था कि भैया किसी भी स्टेट को कैसे डेवलप करे, क्योंकि भैया उस समय जो इंडिया की इकनॉमी थी ना एकदम गिर चुकी थी। तो भैया बहुत मुश्किल था कि भैया किस लॉज में, किस गाइडलाइंस में किसी स्टेट को डेवलप करे, ताकि अगर स्टेट डेवलप हो तो भैया कंट्री डेवलप हो। अब भैया चैलेंज का आ रहा था कि अगर भैया किसी स्टेट को डेवलप करना है तो भैया हमें वहाँ डेवलप करने से पहले वहाँ की चीज़ों के बारे में समझना पड़ेगा कि भैया वहाँ किस कास्ट के लोग रहते हैं, कि भैया अगर वहाँ समझ लो सेकुलर लोग हैं, सेकुलर यानी कि अलग अलग कास्ट के लोग हैं, हमने कोई लॉ बना दिया तो किसी और धर्म को ठेस ना पहुँचे। तो भैया इसलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाई गई। तो भैया जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये एक नॉन जस्टिबल है। अब नॉन जस्टिबल क्यों है भैया? देखो हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, जो फंडामेंटल राइट्स है ना भैया, वो क्या जस्टिबल है कि अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट अबॉलिश करता है कोई, तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी भी हायर कोर्ट में जा सकते हो। बट यहाँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि भैया ये क्या है, नॉन जस्टिबल है। नॉन जस्टिबल क्यों है? क्योंकि भैया देखो इसमें लिखा है कि किस तरह किसी स्टेट को डेवलप करा जाएगा, और हमें ये पता चला यार आगे कितने इसमें जो आर्टिकल है इसमें 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल है, जो है पार्ट 4 हमारे संविधान का। तो भैया पता चलेगा इसमें जितने भी आर्टिकल है सब के सब लागू नहीं होते। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, प्रॉपर न्यूट्रिशन टू ऑल हो गया, ऐसे ऐसे हमारे पास आर्टिकल है जो लागू नहीं होते। इसलिए भैया जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये नॉन जस्टिबल है। अब जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डिवाइड हो रखा है भैया 3 फॉर्म में। पहला है सोशल, इकोनॉमी और सोशलिस्ट प्रिंसिपल, जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल के ऊपर बेस है। दूसरा है गांधीयन प्रिंसिपल, जो गांधी जी के प्रिंसिपल के ऊपर बेस है। सो भाई तीसरा है लिबरल प्रिंसिपल, जो बी आर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी के ऊपर बेस है। तो पहले हम बात करेंगे सोशल, इकोनॉमी और सोशलिस्ट प्रिंसिपल के बारे में। सोशल, इकोनॉमी और सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे पहले हमारे पास है आर्टिकल नंबर 38, टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर विच स्टैंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। यानी कि आपको एक सोशल ऑर्डर मेंटेन करना है कि भैया जो पीपल यानी कि जो लोग हैं स्टेट में, उनके लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम करे। ऐसे नहीं आप कोई काम करोगे जो वेलफेयर के लिए काम ना, यानी जो भी आप काम करो तो भैया क्या हो, वेलफेयर यानी कि जो लोग हैं उनकी भलाई के लिए हो। फिर आर्टिकल नंबर 39, ये स्टेट करता है कि यार कोई भी वो एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड हो, ठीक है, कोई भी इक्वल पे हो, ठीक, कोई भी वेल्थ हो, सबके लिए क्या इक्वल होनी चाहिए। ऐसा नहीं यार देखो अगर एक पोस्ट है, मान के चलो आईएएस की पोस्ट है, उसमें अगर कोई मैन काम कर रहा है या वुमेन काम कर रही है, किसी भी कास्ट का किसी भी, तो भाई जो सैलरी स्टेटस होगा सबके लिए सेम होगा। यानी कि भाई इक्वल एक्सेस होना चाहिए लाइवलीहुड का, वेल्थ का, और जो वर्क है एम्प्लॉयमेंट का, सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। फिर भाई आर्टिकल नंबर 41 ये कहता है कि कोई भी स्टेट हो वो अपनी फाइनेंशियल लिमिट यानी कि इकोनॉमिक लिमिट के अंडर रहकर अपने सिटीजन्स को, जो उनकी पब्लिक है, उन्हें भैया राइट टू वर्क प्रोवाइड करे, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करे, जो अनएम्प्लॉयमेंट है उन्हें एम्प्लॉयमेंट दे, ओल्ड एज यानी कि जो बूढ़े लोग हैं उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, एजुकेशन प्रोवाइड करे भैया। फिर भैया आर्टिकल नंबर 42 ये स्टेट करता है कि भाई ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मटेरियल रिलीफ। इसका मतलब है भैया कोई भी बंदा काम करता है, किसी जगह पे भी काम करता है, तो उसका एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, उसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए, टाइम टू टाइम पे मिलनी चाहिए। फिर भैया आर्टिकल नंबर 43 स्टेट करता है टू इंश्योर अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चर अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल वर्कर। यानी कि भाई जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होनी चाहिए, जितने भी लोग हैं सबका अच्छा होना चाहिए, ये स्टेट करता है। फिर भैया आर्टिकल नंबर 43A यानी अमेंडमेंट, सिक्योरिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। यानी कि जो वर्कर है भैया उनको भी ये हक है, उनको भी ये फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए कि वो आगे बढ़े, और हालांकि वो वर्कर्स है बट उनको मैनेज करने का मौका मिले इंडस्ट्रीज़ को, यानी कि आगे बढ़ने का मौका मिले। फिर भैया आर्टिकल नंबर 47 ये स्टेट करता है ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। यानी कहता है भैया जितने भी लोग हैं स्टेट के सबको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, बट भैया पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई इंडिया की जो कंडीशन है करंटली भैया 70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन पॉवर्टी में रहती है, और प्रॉपर न्यूट्रिशन सबको नहीं मिल पाता। इसलिए मैंने कहा था भैया जो ये सोशल, जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नॉन जस्टिबल है। सो भैया अब बात करेंगे हम गांधीयन प्रिंसिपल के बारे में। तो यार गांधीयन प्रिंसिपल क्या कहता है,
गिविंग पावर टू द विलेजेस, यानी कि भैया जो पावर विलेजेस है उनको पावर दो, यानी कि उनके यहाँ क्या करो, विलेज पंचायत का निर्माण करो। फिर हमारे पास आर्टिकल नंबर 43 ऑफ गांधीयन प्रिंसिपल, ये कहता है भैया टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज, यानी कि भाई जो कॉटेज इंडस्ट्रीज होती है उनको प्रमोट करो ताकि जो विलेजर्स है उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिले और जो विलेज है वो डेवलप कर सके। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 43B। तो भैया आर्टिकल नंबर 43B स्टेट करता है द प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, पर्टिकुलर सोसाइटी होती है वो प्रमोट हो, यानी कि वो डेवलप करे। एग्जाम्पल थे अमूल का, तो भैया अमूल कोई सिंगल बंदा तो है नहीं, वो एक सोसाइटी, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जिनकी मिलकी एक इंडस्ट्री है। तो भैया ये आर्टिकल नंबर 43B ये स्टेट करता है कि भैया मिलके काम करो, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाओ और डेवलप करो कंट्री को। फिर भाई आर्टिकल नंबर 46 द प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन, यानी जो हमारे समाज में बैकवर्ड क्लासेस है उन्हें भैया एजुकेशनल राइट्स दिए जाए, उन्हें इकोनॉमिक राइट्स दिए जाए। फिर भाई हमारे पास आर्टिकल नंबर 47 द प्रोविजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड ड्रिंक्स, यानी जो भैया ड्रग्स होते हैं, जो अल्कोहल होती है, उनका उत्पादन करना या उनका सेवन करना इलीगल है, ये गलत है। फिर भाई हमारे पास आर्टिकल नंबर 48 प्रिवेंशन ऑफ द स्लॉटर ऑफ काउस एंड अदर मिल्क कैटल, यानी जो बस स्लॉटर होता है, काउस को काटा जाता है फॉर मीट, ठीक है, या कोई और ऐसी हो जो मिल्क कैटल हो, जैसे भैंस हो गई या कुछ और जानवर हो गए जो मिल्क देते हैं, उनका स्लॉटर करना भैया इलीगल है। अब बात करते हैं हम लिबरल प्रिंसिपल के बारे में। तो भैया जो इसका आर्टिकल नंबर 44A है, यानी कि अमेंडमेंट, ये दर्शाता है भैया यूनिफॉर्म सिविल कोड को। तो भैया यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है कि भैया जो गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट या कोई गवर्नमेंट है सेंट्रल की, अगर वो कोई भी कानून बनाएगी तो भैया सबके लिए इक्वल लॉ होनी चाहिए। कोई भी अगर आप धर्म से रिलेटेड लॉ बनाओगे तो सबके लिए इक्वल होना चाहिए, बट भैया अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हुआ है। फिर हमारे पास आर्टिकल नंबर 45 प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, यानी भैया जो बच्चे होते हैं उनके लिए क्या कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। फिर भैया आर्टिकल नंबर 48 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, यानी भैया जो एनिमल होते हैं उनकी ब्रीडिंग को केयर करा जाए, उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाए, उनके लिए भी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, जैसे पैटा हो गई। फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए। फिर भैया आर्टिकल नंबर 48A प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी जो इन्वायरमेंट है उसकी रक्षा करना, जो फॉरेस्ट है उनकी रक्षा करना, जो वाइल्ड लाइफ है उनकी रक्षा करना। फिर भैया आर्टिकल नंबर 49 प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, यानी भैया जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं या फिर कोई ऐसी जगह हो गई जो मतलब कि नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ताजमहल हो गया, इनकी प्रोटेक्शन करना भैया जिम्मेदारी है तुम्हारी। फिर भैया आर्टिकल नंबर 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी जो जुडिशरी होती है यानी कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये फ्री है, इसको एग्जीक्यूटिव से दूर यानी गवर्नमेंट से दूर रखना कि भैया इसे गवर्नमेंट रूल नहीं करेगी। फिर आता है आर्टिकल नंबर 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी भैया शांति बनाए रखना और सुरक्षा बनाए रखना यह आपका कर्तव्य है। आज के लेक्चर में मैंने बात करी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में, और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। जय हिंद, जय भारत।